मैं पारसनाथ यादव आपको भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में जो पहली इकाई आपको दी गई है उस इकाई का नाम इकाई 1 फर्स्ट यूनिट है। इस इकाई 1 का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है। इसमें कई चैप्टर हमें पढ़ना है। जो फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सबसे पहले इसमें वैद्युत आवेश के बारे में समझेंगे हम लोग। वैद्युत आवेश को जानने के लिए थोड़ा सा इसका इतिहास है, 2-4-5 मिनट इसको थोड़ा समझने का प्रयास हम करेंगे। इतिहास में देखो, सबसे पहले ये बताया गया यूनान के दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। सबसे पहले थेल्स ने बताया था कि प्रकृति में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं अंबर। थेल्स ने बताया कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो रगड़े जाने पर यह अंबर अपनी तरफ कागज के टुकड़े को, हल्की वस्तुओं को, बाल इत्यादि को आकर्षित करने का गुण धारण कर लेता है। कुछ दिनों तक इधर ध्यान तो नहीं गया, लेकिन बहुत दिनों के बाद लगभग सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। इन्होंने बताया कि प्रकृति में अंबर जैसे गुण रखने वाले और भी पदार्थ हैं, जैसे कांच, आबनूस, लाख, गंधक, प्लास्टिक इत्यादि और भी ऐसे पदार्थ होते हैं जो रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण धारण कर लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो रगड़े जाने पर, रगड़े जाने का मतलब घर्षण के कारण, रगड़ने का मतलब घर्षण से है, तो रगड़े जाने पर अर्थात घर्षण के कारण हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण धारण कर लेते हैं। उन पदार्थों को कहा गया वैद्युतमय पदार्थ। उनको कहा गया वैद्युतमय पदार्थ। इसको हम इलेक्ट्रिफाइड सब्सटेंस कहेंगे। इलेक्ट्रिफाइड सब्सटेंस। तो इलेक्ट्रिफाइड सब्सटेंस कौन है? ये अंबर है, कांच है, आबनूस, लाख, गंधक इत्यादि। ये ऐसे पदार्थ हैं जो रगड़े जाने के कारण, घर्षण के कारण हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण धारण कर लेते हैं। इन पदार्थों को वैद्युतमय पदार्थ या इलेक्ट्रिफाइड सब्सटेंस कहते हैं। और वह कारण जिसके द्वारा इनमें ये गुण आया, अर्थात आकर्षित करने का गुण आया, वह कारण विद्युत के नाम से या वैद्युतिकी के नाम से, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से इसको जानते हैं। विद्युत कर सकते हैं। विद्युत वह कारण है जिसके द्वारा पदार्थों में आकर्षित करने का गुण प्राप्त होता है, गुण आता है। वह चीज क्या है? विद्युत है। उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब पदार्थ हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है, आकर्षण करने की क्षमता उसमें हो जाती है, तो कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। कोई पदार्थ जब आकर्षित करने का गुण धारण कर लिया तो हम कहेंगे कि वह पदार्थ क्या कर लिया? आवेश को ग्रहण कर लिया, आवेश को एक्सेप्ट कर लिया। जब तक वह आवेश को ग्रहण नहीं किया था, आवेश को ग्रहण कैसे किया? आवेश को ग्रहण करने का उपाय क्या है? आवेश कैसे ग्रहण करेगा? वही घर्षण कराने का मतलब है। घर्षण कराएंगे यानी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ेंगे, जिस तरह से अंबर को ऊन से रगड़ा गया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे,
तो रगड़ने पर घर्षण के कारण वह क्या कर लेगा, आवेश को ग्रहण कर लेगा। आवेश को जब ग्रहण कर लेगा तो वही पदार्थ आवेशित पदार्थ के नाम से जाना जाएगा। आवेशित पदार्थ, आवेशित पदार्थ, आवेश को ग्रहण कर लेने पर वो पदार्थ आवेशित पदार्थ हो जाएगा। और अब ये समझ सकते हैं कि आवेशित पदार्थ बिल्कुल वही है जो वैद्युतमय पदार्थ है। जिस तरह से हमने ये कहा था कि अंबर आवेश को अंबर रगड़े जाने पर आकर्षित करने का गुण धारण कर लिया था, तो हम कह सकते हैं कि अंबर क्या है, एक प्रकार का आवेशित पदार्थ है। कांच, आभनों, लाख, गंधक, ये सब क्या चीज है, तो ये सब है आवेशित पदार्थ। तो आवेश ग्रहण कर लेने पर ही कोई पदार्थ आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण धारण करेगा। अब हम ये थोड़ा सा देखेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट के रूप में थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। हम कांच की छड़ ले लेंगे, एक हमने कांच की छड़ ले लिया और दूसरी आबनूस की छड़ ले लिया। आबनूस की छड़, कांच की छड़ को रगड़ते हैं रेशम के कपड़े से, रेशम का कपड़ा, और आबनूस की छड़ को रगड़ते हैं बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ लेंगे, रगड़ करके हम देखते हैं कि कांच की छड़ आवेशित हो जाती है, यानी आवेश को ग्रहण कर ली है। ये एक प्रकार का आवेशित पदार्थ हो गई। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ में आवेश आ गया। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर केवल कांच की छड़ में आवेश नहीं आया, कांच की छड़ में भी आवेश आएगा और रेशम के कपड़े में भी आवेश आएगा। उसी तरह से आबनूस की छड़ को रगड़ेंगे तो आबनूस की छड़ में भी आवेश आएगा और बिल्ली की खाल में भी आवेश आएगा। अब देखा गया कि दो कांच की छड़ों को ले लेते हैं और दोनों ही कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ करके और दोनों को हल्के धागे से बांध करके एक दूसरे के समीप लाते हैं। समीप लाने पर पाया गया कि ये दोनों ही कांच की छड़ें एक दूसरे से दूर हट रही हैं। यह निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि हमने दोनों ही कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ा था, दोनों की कांच की छड़ों में आने वाला आवेश एक ही तरह का रहा होगा। जब एक ही तरह का आवेश आया दोनों में तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। एक ही तरह का आवेश होने का मतलब सजातीय आवेश है, एक तरह का आवेश है। एक तरह के आवेश में यानी सजातीय आवेश एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, यानी उनमें प्रतिकर्षण हो रहा है, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। इसी प्रकार से हम दो आबनूस की छड़ों को ले लिए, इन दोनों आबनूस की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं डोरी से बांध करके और दोनों को नजदीक ला करके देखते हैं इनमें क्या, तो इनमें क्या हो रहा है, तो इनमें भी देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं। यानी दोनों को ही हम दोनों आबनूस की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़े थे, दोनों आबनूस की छड़ों में एक तरह का आवेश आया रहा होगा। दोनों आबनूस की छड़ों में जब एक तरह का आवेश है, सजातीय आवेश है, तो यहाँ भी वही चीज, दोनों एक दूसरे को रिपेल करती है, दोनों एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। यानी ये हम कह सकते हैं कि एक ही तरह का आवेश होगा, सजातीय आवेश होगा, एक तरह के आवेश होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण के कारण ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। लेकिन जब हम एक कांच की छड़ को ले लें रेशम के कपड़े से रगड़ करके, दूसरी आबनूस की छड़ ले लें बिल्ली की खाल से रगड़ करके और दोनों छड़ों को एक दूसरे के समीप लाएं, समीप ला करके देखते हैं कि इनमें क्या होता है, तो हम देखते हैं कि अब ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हट रही हैं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इनमें आकर्षण बल हो रहा है। तो आवेश की प्रकृति तो दो तरह की हो गई, एक वह जो कांच की छड़ों में आई थी पहली बार या आबनूस की छड़ों में आई थी, और दूसरी वह जो जब हम कांच की छड़ और रेशम की कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े हैं, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े हैं, एक कांच की छड़ और एक आबनूस की छड़ को एक दूसरे के समीप लाए तो देख रहे हैं कि ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनमें एक दूसरे तरह का आवेश है। तो कांच की छड़ में दूसरी तरह का आवेश है और आबनूस की छड़ में दूसरी तरह का आवेश है। आवेश दो तरह का हो गया, दोनों की प्रकृति जैसे ही सेम, वो बात तो है अपनी जगह पर वो सेम है कि दोनों कांच की छड़ें थी तो प्रतिकर्षित हुई थी, दोनों आबनूस की छड़ें थी तो भी प्रतिकर्षित हुई थी,
लेकिन जब एक कांच की छड़ और एक आवेश की छड़ है तो एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि कांच की छड़ में एक दूसरी तरह का आवेश है और आवेश की छड़ में एक दूसरी तरह का आवेश है। आवेश दो तरह का होता है, एक वो आवेश जो कांच की छड़ में आया, दूसरा वो आवेश जो आवेश की छड़ में आया। आवेश दो तरह का हुआ। इसमें कांच की छड़ में आने वाले आवेश का नाम धन आवेश और आवेश की छड़ में जो आया आवेश उसका नाम ऋण आवेश रखा गया। तो आवेश दो तरह का, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। ये दोनों नाम अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1757 ईस्वी में दिया था। आवेश दो तरह का, कौन, एक धन आवेश और दूसरा ये ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश दो तरह के आवेश होते हैं। ये नाम अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1757 ईस्वी में रखा। धन आवेश वह आवेश है जो कांच की छड़ में आया रेशम के कपड़े से रगड़ने पर। ऋण आवेश आवेश की छड़ में आया है बिल्ली की खाल से रगड़ने पर। कैसे इसमें, क्यों इसमें धन आवेश आया, क्यों इसमें ऋण आवेश आया, इसको भी हम आगे बताएंगे आपको। अब सबसे पहले ये देखा गया कि आवेशन का कारण क्या है। ये कौन सा कारण है कि हम रगड़ दे रहे हैं तो रगड़े जाने पर ये कांच की छड़ आवेशित हो जा रही है, आवेश की छड़ आवेशित हो जा रही है। तो इसके लिए पहली परिकल्पना आई आवेशों का या किसी वस्तु या किसी पदार्थ पर आवेशन का कारण क्या है। तो इसमें सबसे पहले परिकल्पना है धन या ऋण कणों का स्थानांतरण। इसको समझाने के लिए बताया गया कि जब पदार्थ दो तरह के होते हैं, धन आवेशित पदार्थ और ऋण आवेशित पदार्थ। क्योंकि पदार्थ का निर्माण कणों से हुआ, जब पदार्थ दो तरह के होते हैं तो कण भी दो तरह के होंगे, धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण। किसी पदार्थ में धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण ये दोनों कणों की संख्याएं समान होती है, बराबर होती है, इसीलिए वह पदार्थ विद्युत उदासीन होता है, उसमें कोई सामान्यता नहीं होता है। सामान्य अवस्था में चाहे हम कांच की छड़ को ले या रेशम के कपड़े को ले, ये सामान्य अवस्था में था तो ये आकर्षण नहीं करता था, इसमें कोई आवेश नहीं था। कारण यही है कि इसमें जितने धन कणों की संख्या थी उतना ही ऋण कणों की संख्या थी। ये दोनों कणों की संख्याएं बराबर थी और इसमें कोई आवेश नहीं था, ये विद्युत उदासीन था। लेकिन जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रगड़े जाने पर क्या हो जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये कांच की छड़ में आवेश आया। और यह भी हमने इसमें कहा है कि इसमें धन आवेश आया। धन आवेश आने का कारण इसमें क्या हो सकता है, तो इसके लिए समझाया गया कुछ इस तरह से। हम मानते हैं यहाँ पर कांच की छड़ को हम ले लेते हैं, कांच की छड़ को ले ली और यहाँ पर हम रेशम के कपड़े को ले लिए, ये रेशम का कपड़ा हो गया। एक उदाहरण के रूप में समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, ऐसा समझ लें कि इसमें 20 धन कणों की संख्या है तो 20 ऋण कणों की संख्या भी होगी। इसमें रेशम के कपड़े में ऐसा मान लें कि इसमें 15 धन कण होंगे और 15 ऋण कण होंगे। कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा। कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। इसको कैसे समझाया जाए, तो देखो इसमें संभावना ऐसी हो सकती है कि ऐसा शायद होगा कि जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो रेशम के कपड़े में से कुछ धन कण निकले और धन कण निकल करके चले आए कांच की छड़ में। जैसे एक ही धन कण यदि इसमें से निकल करके आ जाए तो इसमें धन कणों की संख्या 21 हो जाएगी और ऋण कणों की संख्या 20 हो जाएगी। धन कणों की अधिकता होगी, धन कणों की संख्या बढ़ जाने के कारण कांच की छड़ धनावेशित हो सकती है। शायद ऐसा ही हुआ होगा, या दूसरा कारण कुछ ऐसा रहा होगा कि जब कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ दिया तो कांच की छड़ में से कुछ ऋण कण निकल करके और रेशम के कपड़े में चले गए। इसमें ऋण कणों की कमी आ गई। जैसे एक ऋण कण अगर निकल के चला गया तो धन कणों की संख्या 20 रह गई और ऋण कणों की संख्या 19 हो गई।
तो धन कणों की संख्या अधिक है, इसलिए कांच की क्षण क्या होगी, धन आवेशित होगी। शायद ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों ही कारण हो सकता है। जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो रगड़े जाने पर या तो धन कण एक में से दूसरे में जाते हैं या दूसरे से पहले वाले में ऋण कण आते हैं। कुछ ऐसा धन या ऋण कणों का स्थानांतरण के कारण ही ये पदार्थ आवेशित होता है। साथ ही साथ हम यह भी देख रहे हैं कि अब इसमें जब कांच की क्षण में धन आवेश आया, इसमें से यदि एक धन कण निकला होगा तो अब धन कणों की संख्या यहाँ पर 14 रही होगी, 14 बचेगी। ऋण कणों की संख्या 15 बचेगी। तो जब हम देख रहे हैं कि रगड़े जाने पर कांच की क्षण धन आवेशित हो रही है, उसी क्षण देख रहे हैं कि रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो गया, यहाँ पर ऋण आवेशित होगा। दूसरी तरह से ऋण कणों के स्थानांतरण से भी हम देख रहे हैं कि जब इसमें से एक ऋण कण निकल करके इसमें गया तो इसमें एक ऋण कण की कमी हो गई, तो 19 ऋण कण हो गए। तो ये धन आवेश इस पर आया क्योंकि इसमें धन आवेश है और धन कण है और 19 ऋण कण है, तो इसमें कांच की क्षण कैसे हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी और उसी क्षण ये रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित होगा। ठीक इसी तरह से जब हम आवेश की क्षण को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो ऋण आवेश आने का मतलब आप शायद समझ सकते हैं कि ये आवेश की क्षण हो गई, ये आवेश की क्षण हो गई, इसको हमने बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। इसमें ऋण कण आने का मतलब क्या हो सकता है, ऋण कण आने का मतलब है या तो इसमें से इस पर धन कण चला गया होगा या तो इसमें से ऋण कण आया होगा। यहाँ ऋण कण आ जाने से ऋण कण की संख्या बढ़ गई, आवेश की क्षण ऋण आवेशित होगी, या यहाँ से धन कण चला जाएगा तो ऋण कणों की संख्या बढ़ जाएगी, आवेश की क्षण ऋण आवेशित होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई पदार्थ आवेश ग्रहण कैसे करता है, आवेशित कैसे होता है। तो आवेशित होने का अर्थ है कि रगड़े जाने पर घर्षण के कारण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में धन या ऋण कणों का स्थानांतरण, धन या ऋण कणों के स्थानांतरण के कारण कोई पदार्थ आवेशित होता है, वह धन आवेश या ऋण आवेश ग्रहण करता है। अब कुछ बातें आगे बढ़े और इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आया और इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में सामान्य सी बात है, आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि परमाणु होता है, परमाणु में एक सूक्ष्म जगह, बहुत छोटी सी जगह होती है जो केंद्र पर पाई जाती है, जिसे हम नाभिक के नाम से जानते हैं। इस नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन पर धन आवेश है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इस पर कोई आवेश नहीं, कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं, ये भी दो उदासीन है। तो इस नाभिक पर जो भी आवेश होगा वह किसके कारण होगा, नाभिक पर जो भी आवेश आएगा वो प्रोटॉन के कारण आएगा। तो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है, लेकिन नाभिक का जो धन आवेश होता है प्रोटॉन के कारण होता है। एक तीसरे प्रकार के कण होते हैं जो कि इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं। इन कणों को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश प्रोटॉन के धन आवेश के ठीक बराबर होता है, संख्याएं बराबर होती है। जितना प्रोटॉन की संख्या नाभिक में होती है उतना ही नाभिक के चारों घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो किसी परमाणु में जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश, यानी जितना प्रोटॉन उतना ही ऋण आवेश, तो जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश। इसलिए ये जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है और इस परमाणुओं से निर्माण हुआ है हर एक पदार्थ। अब होता क्या इसमें है कि जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो रगड़े जाने पर बताया गया कि धन या ऋण कणों का स्थानांतरण न करके हम ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। यानी आवेशन के लिए, किसी पदार्थ के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। होता क्या है ये बताया गया कि जब रगड़ते हैं एक वस्तु को या एक वस्तु को दूसरी वस्तु से या एक पदार्थ को दूसरी वस्तु से या दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। क्योंकि जो परमाणु है, परमाणु में जो नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक बल के द्वारा बदले हुए हैं क्योंकि ये नाभिक में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में भी होता है। जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से जितने दूर होता है उस पर नाभिक का आकर्षण बल उतनी कमजोर होता है,
है उतने कम होता है। जब हम रगड़ते हैं एक वस्तु को या दूसरी वस्तु से, तो एक वस्तु के परमाणु के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, जिस पर कम अट्रैक्शन फोर्स होता है, वही इसमें से निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलता है, न कि प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है। नाभिक में से प्रोटॉन को निकालना कठिन होता है।